नमस्कार दोस्तों, मैं विभोर, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटोर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अनलॉकडाउन 1.0 का पूर्णतः पालन करते हुए मास्क लगा के घर से बाहर निकले होंगे। वैसे तो दोस्त कुछ काम नहीं हो तो घर पे ही रहिए, खूब पढ़िए, खूब एंजॉय कीजिए। पढ़ाई का एंजॉय करना है दोस्त, किसी और चीज़ का एंजॉय हमें अभी नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सिर पर है। चलिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, लगे हुए हैं। तो दोस्त हम क्या पढ़ रहे थे? आज क्लास 7 है हमारी, टॉपिक है बैंकिंग, सब टॉपिक आरबीआई। जी हाँ दोस्त, आरबीआई क्या है, कब उसकी स्थापना हुई, कौन कौन कैसे कैसे, वो थोड़ा सा उसका ब्रीफ मैंने बताया था जस्ट इससे पहली वाली क्लास में। तो जो दोस्त अभी तक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे, मैं उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा यार, एक बार क्लास नंबर 6 देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटी सी वीडियो है मात्र 30 मिनट की, कि आरबीआई का आखिर वर्क क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, क्या वो वर्क कर रहा है, क्या गवर्नमेंट चाह रही है, उन सब चीज़ों की एक संक्षिप्त जानकारी हमें मिल जाएगी हमारी जो प्रीवियस वीडियो है, ठीक उस वीडियो में। ठीक है दोस्त, तो आप एक बार वो देख लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आज की वीडियो आराम से आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्त, आरबीआई हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या सर इसमें, ये बताइए सर। दोस्त आज हम जानेंगे आपके साथ आरबीआई में कि आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या आरबीआई के प्रस्तावना में सरकार ने चाहा है। ठीक है दोस्त, चलिए तो जानते हैं आपके साथ आरबीआई के कार्य और आरबीआई की प्रस्तावना। सबसे पहले आरबीआई की प्रस्तावना बात करते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से यार वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें यार। चलिए इतने मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, आप इतने से जल्दी से शेयर कर दीजिए यार। और दोस्त एक मजे की बात मैं बताने भूल गया यार, क्लास 7 है और 7 नंबर ही लास्ट ईयर इससे आए थे, इस टॉपिक से, आरबीआई से नहीं यार, बैंकिंग से। तो सर 7 नंबर यानी किस टॉपिक से कितने नंबर मिलते हैं, ये दोस्त अगर जानना है तो मेरी सबसे फर्स्ट क्लास वाली वीडियो में जाइए, सबसे पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो जाइए और वहाँ देखिए यार एक बार। और जो भी साथी मेरे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा एक बार क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक आप सारी वीडियो देख डालिए, नोट्स भी बनाते जाइए। उससे क्या होगा, ये क्योंकि क्लासें आपस में इंटरलिंक होती हैं, तो आप अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ाई करेंगे, बढ़िया करके करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इकोनॉमी बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से, हंसते हुए एकदम यार आपके साथ, हंसते मजाक में, कोई बकवास वाली भाषा नहीं, बहुत बुक्स की हार्ड भाषा नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे मैं आपस में बात कर रहे हो ऐसी मैं आपसे इकोनॉमी बात करता हूँ। ठीक है दोस्त, मेरा वादा है जो आज पहली बार देख रहे हैं यार, इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से अंदर आ जाएगी, ये भी और वादा कर रहा है यार आपसे। ठीक है दोस्त, तो टेंशन नहीं लेने का, खूब एंजॉय करने का है, खूब पढ़ने का है। ठीक है, जल्दी से यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो। और हाँ यार एक बात और, कि क्या सर ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी देख सकता है? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि टॉपिक चल रहा है आरबीआई, और आरबीआई के अलावा हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ यानी पैसा, व्यवस्था उसकी व्यवस्था। तो पैसे की व्यवस्था कैसे होती है देश में, क्या क्या चलता है हमारे देश में, कैसे मैनेजमेंट होता है रुपए का, कौन जारी करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सब चीज़ जाननी है। कैसे कैसे परिभाषा जो अखबार में आती हैं कि बैंक ने ये कर दिया, बैंक वो कर दिया, आज रेपो रेट घटा दिया, ये सब चीज़ जाननी है आपको। तो इकोनॉमी यार समझनी ज़रूरी है, तो इकोनॉमी को पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। सर बातें तो आपने आज बहुत कर ली, तो आप कभी बोलते ही नहीं सर। कोई बात नहीं दोस्त, बताना पड़ता है कभी कभी यार, ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं दोस्त, शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। तो आज पहला टॉपिक लेंगे हम आरबीआई की प्रस्तावना। चलिए दोस्त, प्रेम्बल। दोस्त उम्मीद करता हूँ आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा।
और उस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। आरबीआई की प्रस्तावना। सर क्या कहा गया आरबीआई की प्रस्तावना में, बताएंगे कुछ? चलिए दोस्त थोड़ा सा ऐसे सुन लीजिए पहले एक बार, उसके बाद लिखवा देता हूँ पॉइंटों को, फिर पॉइंट वाइज नोट करेंगे हम, ठीक है? तो जब आरबीआई बनाया था, आरबीआई एक्ट 1934 से 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। पहले प्राइवेट था, उसके बाद 1949 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और आरबीआई फिर पूर्णतः सरकारी बैंक बन गया। तो सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी भाई हमारे पास एक ऐसा अपना बैंक हो जहाँ अपने हम निधि रख सकें, जहाँ से हम अपने कुछ कार्य कर सकें, ठीक है? निधि अपनी रख सकें। तो पहला ही पॉइंट, प्रारक्षित निधि बनाए रखना, यानी कि रिजर्व मनी बनाए रखना, सरकार ने इसकी प्रस्तावना में डाला। चलिए अच्छी बात है सर। अच्छा दोस्त, मैंने बताया था 2015 के बाद, कल अभी जो वीडियो बनाई थी आरबीआई की 6 वाली, उसमें बताया था मैंने कि 2015 के बाद आरबीआई से कहा कि भाई आरबीआई केवल मुद्रास्फीति को ध्यान नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, वृद्धि को भी ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आधुनिक मौद्रिक फ्रेमवर्क रखना, ठीक है सर? ओके सर। और कुछ सर? हाँ जी बिल्कुल बात है। जो अपनी मुद्रा है ना और जो ऋण है, उनके निर्गम को बरकरार रखना, संतुलित रखना। चलिए सर अच्छी बात है। और कुछ सर? हाँ, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, इस तरह की कुछ प्रस्तावना इसकी रखी गई। चलिए सर एक एक करके लिखते हैं, समझते हैं आपके साथ। तो आपकी प्रस्तावना, पहला तो सर आपने बताया प्रारक्षित निधि, यानी कि रिजर्व मनी। दोस्त अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख रहे होंगे, लिखते रहिए यार साथ में से, ये सब याद करेंगे यहीं बैठकर, ठीक है दोस्त? आपके सामने अभी से याद करेंगे। चलिए पहला तो हो गया हमारा प्रारक्षित निधि बनाए रखना, ठीक है? दूसरा सर, दूसरा है आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना। दोस्त जो हमारी आधुनिक मौद्रिक नीति आई थी, ये 2015 में आई थी। सरकार ने आरबीआई को इसके माध्यम से बहुत ज्यादा जवाबदेही बना दिया, आरबीआई का उत्तरदायित्व बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसे पढ़ाऊंगा अभी अलग से बना के इसके लिए, नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ाऊंगा आराम से कि क्या है आखिर आधुनिक मौद्रिक नीति आरबीआई की, ठीक है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सर, अगला बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। तो अगला है दोस्त, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक नोटों का निर्गम करना या निर्गम को विनियमित करना। ऐसा भी लिख सकते हैं कि निर्गम ना करके ना, निर्गम तो करता ही साथ में, को निर्गम को विनियमित करना। विनियमित, सॉरी, विनियमित करना।
स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक नोटों का निर्गम को यहाँ लिख लीजिए आप, के निर्गम को विनियमित करना। चलिए सर अगला बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे सर। अगला दोस्त वही है, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। अगला है हमारा, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। कुछ और बचा सर? हाँ दोस्त, एक और बचा। देश हित में मुद्रा व, एक मिनट रुको, मैं सही से ऊपर से लिखता हूँ जरा, चलिए चमकेगा नहीं आपको। देश हित में मुद्रा व ऋणों का संचालन करना। ठीक है दोस्त, तो क्या क्या है? रिजर्व मनी बनाए रखना, प्रारक्षित निधि बनाए रखना, आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, देश हित में मुद्रा व ऋणों का संचालन करना। चलिए सर, ये तो बात हो गई, नोट कर लीजिए आप फटाफट पहले। दोस्त उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा अब तक। चलिए एक बार इन्हें याद करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए याद करने की कोशिश करेंगे। आरबीआई की प्रस्तावना अक्सर कहाँ क्वेश्चन पूछा था सर? पहले तो ये बताइए दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट में आएगा कि निम्नलिखित में से आरबीआई की प्रस्तावना क्या नहीं है, या निम्नलिखित में से 4 स्टेटमेंट दे देगा कौन सी आरबीआई की प्रस्तावना है। तो मैं याद होने चाहिए पॉइंट। चलिए सर आराम से याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट, प्रारक्षित निधि बनाए रखना। प्रस्तावना पूछेगा रिजर्व मनी बनाए रखना। ठीक है सर, प्रारक्षित निधि बनाए रखना। सर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे सर, देश हित को ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए मुद्रा एवं ऋण प्रणाली संचालित करना। ठीक है सर, नेक्स्ट बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। चलिए सर नेक्स्ट बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर, आधुनिक मौद्रिक, ये वाला सर, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना। दोस्त चलिए तो पॉइंट हो गए। अब आप, मैं बोलूँगा मेरे साथ आप भी बोलेंगे। ठीक है यार, जब याद होंगे, मैंने कहा ना आपसे यही याद करवाना है, तो कैसे याद होंगे? मैं भी बोलूँगा और आप भी बोलेंगे। दोस्त जोर जोर से बोलना है, जिससे हमारे घर वालों को पता चले यार हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए सबसे पहला एक, प्रारक्षित निधि को बनाए रखना। बोलिए, प्रारक्षित निधि को बनाए रखना। ठीक है। नंबर 2 बोलेंगे, आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना। आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना। चलिए थर्ड, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बताइए अगला, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नोटों की, जो बैंक मुद्रा है, बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना। एक बार दोबारा बोल रहा हूं,
वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना। चलिए सर, 3 तो याद हो गए हमें। सर नंबर 4 बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना। अच्छा सर, वृद्धि उद्देश्य वाला सर आप कुछ गलत बोल गए। चलिए मैं दोबारा बोलता हूँ। वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। चलिए सर नेक्स्ट है, देश हित में मुद्रा व ऋणों का संचालन करना। एक बार यहाँ से देख लें सर। प्रारक्षित निधि बनाए रखना, आधुनिक मौद्रिक निधि फ्रेमवर्क रखना, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना और देश हित में मुद्रा व ऋणों का संचालन करना। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपने नोट कर ली होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी। एक बार इसका रिवाइज करेंगे हम, कब? लास्ट में, जब याद होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलिए मैं से मिटा रहा हूँ दोस्त। नहीं यार, आपके पास तो वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लेना से, करना ही लिख पाए तो। सर आप करवाइए एक बार रिवाइज। अब सर यहाँ से भी गायब हो गया, हम भी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए सर बताइए। तो दोस्त क्या क्या प्रस्तावना है हमारी, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक बार दोबारा। पहली प्रस्तावना, पहला उद्देश्य हमारी प्रस्तावना का प्रारक्षित निधि बनाए रखना, रिजर्व मनी बनाए रखना। उसके बाद रिजर्व मनी होनी चाहिए ना भाई, रिजर्व मनी नहीं होगी तो कैसा काम चलेगा। चलिए सर दूसरा बताएंगे, आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, कि आप कैसे काम करेंगे, आपके पास क्या क्या नीतियां हैं। ठीक है, चलिएगा सर। तीसरा, देश हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली को संचालित करना। देश हित में ही मुद्रा संचालन ना, ऐसा तो नहीं यार देश हित हो नहीं रहा, आप नोट पे नोट छापे जा रहे हैं, नोट पे नोट छापे जा रहे हैं, ऐसा भी कार्य नहीं होना है। तो देश हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली को संचालित करना। चलिए सर ये बात भी याद हो गई। नेक्स्ट बताएंगे सर? नेक्स्ट बिल्कुल बताएंगे। वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मतलब सर वही 2015 की नीति कि भैया केवल महंगाई कम नहीं करनी है, वृद्धि को भी ध्यान में रखना है। तो वही बात इन्होंने यहाँ कही है कि वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी कि महंगाई को नियंत्रित रखना, मूल्य स्थिर रहे आपके। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अगला सर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। मौद्रिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, तो फिर आगे मौद्रिक स्थिरता या मूल्य स्थिरता या मौद्रिक स्थिरता एक ही बात है। तो मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना। मतलब सर समझाएंगे आप? दोस्त होता क्या है, जो हमारे बैंक नोट है ना, अब ये नहीं कि आरबीआई यार छापे जा रहा है, ऐसे छापना नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा छाप जाएंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी ना। जब नोट मार्केट में आ जाएगा तो चीज़ें क्या होगा, जब पैसा होगा तो क्या होगा, चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो मूल्य स्थिरता बनी रहे यार, ये नहीं कि बिल्कुल डूब जाए और ये भी नहीं कि बहुत हाई हो जाए। तो उस हिसाब से ही बैंक नोटों का जो निर्गम है, यानी कि बैंक नोट जो छपेंगे उसको बनाए रखना, को विनियमित करना। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्या है, आरबीआई के कार्य करते हैं। आरबीआई के कार्य क्या क्या कार्य करता है सर आरबीआई, बताएंगे? तो आरबीआई क्या क्या कार्य करता है एक बार देख लेते हैं आपके साथ। आपको पता है ना आरबीआई केंद्रीय बैंक है, सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक, देश का हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो दोस्त ये सरकार का बैंक है, नंबर एक बात है, ये सरकार का बैंक है। नंबर दूसरी बात,
और क्या काम करता है? ये बैंकों का बैंक है। सरकार का बैंक हो गया, बैंकों का बैंक है। और सर तीसरा और कुछ भी कार्य के बारे हैं? हाँ दोस्त है। विभिन्न रिपोर्टों को जारी करता है। तो विभिन्न रिपोर्टों का जारी करता हो गया। चलिए सर कुछ और भी काम है क्या आरबीआई का? हाँ दोस्त और भी है। मुद्रा का जारी करता, मुद्रा को जारी करना। मुद्रा को जारी करता है। चलिए सर कुछ और भी काम है? ये सर बहुत हो गए। नहीं दोस्त अभी और भी काम है। चलिए सर और क्या काम है? नियामक है और निरीक्षक भी है। अच्छा सर कुछ और भी काम है आरबीआई का? बिल्कुल है दोस्त। अभी और भी काम, सरकार का बैंक हो गया, बैंकों का बैंक हो गया, विभिन्न रिपोर्टों का जारी करता, मुद्रा जारी करने वाला, नियामक एवं निरीक्षक। दोस्त एक काम रुक रहा है अभी, साख को भी नियंत्रित करना है ना। बिल्कुल सही समझे आप दोस्त। साख पर नियंत्रण, साख पर नियंत्रण करता है। चलिए मैं भी देख लेता हूं एक बार। चलिए एक रह गया दोस्त नीचे शायद आपका, मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा मैं सही से लिख कर लेता हूँ कि विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना। मैं देख लेता हूँ ये आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लेता हूँ एक मिनट। नहीं आ रहा दोस्त ये। चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कहीं और ले लेता हूँ। जब आ ही नहीं रहा आपका पढ़ने में तो चलिए से यहाँ लिख लेते हैं। नंबर 7 है विनिमय दर एवं पर नियंत्रण। चलिए सर एक बार दोबारा देख लेंगे। सरकार का बैंक है दोस्त, चलिए याद करते हैं पहले से, फिर इनके अंदर डिटेल से जानेंगे। आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं मोटे स्तर पर? सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। तीसरा विनिमय दर या फिर आपका विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न रिपोर्टों को जारी करता है, ठीक है। मुद्रा को जारी करता है, साख पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। और नियामक और निरीक्षक है। चलिए दोस्त ये तो गई हमारी बात। क्या क्या एक बार? सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, विभिन्न रिपोर्टों का जारी करता, मुद्रा को जारी करना, नियामक एवं निरीक्षक, साख पर नियंत्रण, विनिमय दर एवं विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण। ये तो सर मोटे मोटे कार्य हो गए। अब उस एक बार सुन लेंगे आप कैसे कैसे करता है। चलिए पहला है हमारा सरकार का बैंक, लिखेंगे बाद में, पहले कार्य सुन, थोड़ी सी कार्य सुन लेते हैं जब भी लिखेंगे। तो दोस्त सरकार का बैंक कैसे है भाई?
सरकार यानी कि केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। हम कोई बैंक हमारा कैसे, पहले से जानते हैं कोई बैंक हमारा कैसे होता है। भाई मान लीजिए मेरा खाता पीएनबी बैंक में है, पीएनबी यानी कि शर्मा जी के बैंक में, ठीक है। मैं शर्मा जी के पास गया, मैंने अकाउंट खुलवाया, मैं अपना पैसा जमा किया, जो भी मैं लेन देन करूँगा किससे करूँगा, आरबीआई के पास करूँगा या शर्मा जी के पास करूँगा। नॉर्मल सी बात है, शर्मा जी के पास ही करूँगा। तो मेरा बैंक कौन सा हुआ, मेरा बैंक हुआ पीएनबी बैंक। चलिए, तो मैं पीएनबी में जाके सब काम करता हूँ, अपने पीएनबी से लेन देन करता हूँ, पीएनबी ही मुझे लोन देता है, तो मेरा सब बैंक, मेरा क्या बैंक हुआ, पीएनबी हुआ। ऐसी सरकार जिस बैंक में कार्य करती है, जिस बैंक में लेन देन करती है, जिस बैंक के माध्यम से सरकार ऋण लेती है, उधार लेती है, वो बैंक सरकार का बैंक कहलाता है। तो सरकार किससे करती है, आरबीआई के थ्रू करती है, तो इसे सरकार का बैंक हो गया। चलिए अगला, तो सरकार का इस प्रकार बैंक हो गया, यानी कि सरकार का ये एजेंट है, सरकार का अभिकर्ता है, और सरकार का एडवाइजर भी है, यानी कि सरकार का सलाहकार भी है। सरकार को विभिन्न बिंदुओं पर देश की अर्थव्यवस्था के या देश की विभिन्न आर्थिक नीति बनाने में सरकार को ये सलाह देता है। तो सरकार का ये सलाहकार भी हो गया और सरकार का ये अभिकर्ता भी हो गया, यानी कि एजेंट भी हो गया, ठीक है। और क्या काम करता है, और तीसरा काम ये करता है सरकार का ही। दोस्त, अगर सरकार ने ये कहा कि भाई इस देश को हमें इतने रुपए देने हैं, तो क्या सरकार देगी, नहीं, आरबीआई सरकार के बिहाफ पर आरबीआई उसके इतने का चेक दे देगी कि लीजिए भारत सरकार के बिहाफ पर इतने रुपए का चेक आप लीजिए, ठीक है। तो आरबीआई किसी को ग्रांट देती है, और कहीं अगर कहीं से ग्रांट आएगी, कोई अनुदान भारत को मिलेगा, तो वो भी आरबीआई के पास ही जाएगा। तो सरकार को के बिहाफ पर लोन लेना, लोन देना अथवा ग्रांट देना या लेना। चलिएगा, और कैसे काम करता है दोस्त, जब भी सरकार को ऋण की जरूरत होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, तो सरकार आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई से कहती है कि भाई आरबीआई हमें पैसा चाहिए। तो आरबीआई क्या जारी करता है, सरकार के बिहाफ पर विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटी जारी करता है, बॉन्ड जारी करता है। तो जो राजकोषीय उधार मिलता है वो आरबीआई ही सरकार को दिलवाता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अच्छा सर, और कुछ भी करता है, हाँ दोस्त, केवल केंद्र सरकार को, याद रखना ये वाली बात, केवल केंद्र सरकार को ट्रेजरी बिल के माध्यम से ये लोन भी दिलवाता है। सर आपने बताया ट्रेजरी बिल, ये क्या है, ये फिलहाल आप इतना जान लो कि एक लघु समय अवधि के लिए 90 दिन, 181 दिन या 365 दिन मैक्सिमम, इस अवधि के लिए जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है, तब सरकार के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है आरबीआई, ठीक है दोस्त। उसके माध्यम से सरकार पैसा लेती है मार्केट से और अपने कार्य में लगाती है, उतने समय बाद सरकार वो पैसा वापस कर देती है, ठीक है। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ट्रेजरी बिल की। फिलहाल ट्रेजरी बिल का अपना एक अलग चैप्टर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्या है ट्रेजरी बिल। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म अवधि के लिए दिए जाने वाला उधार कहाँ आता है, वो ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार देती है। तो सार्वजनिक रूप से उधार लेता है आरबीआई, किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए, तो ट्रेजरी बिल से लेगा, जबकि अन्य माध्यम से वो राज्य सरकार के लिए भी ऐसा कार्य करता है। तो हो गया सरकार का बैंक। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा बैंकों का बैंक। दोस्त, मैंने ट्रांजेक्शन किया पीएनबी में, तो मेरा बैंक हो गया पीएनबी। पर बैंक अपना ट्रांजेक्शन कहाँ करेगा सारा का सारा, तो बैंक जहाँ अपना ट्रांजेक्शन करता है, यानी कि सारे के सारे बैंक जहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिट तो होगी ना, वही सेंट्रल यूनिट हमारी आरबीआई है। इस बात को ऐसे समझिए दोस्त, हम अपने घर में चलते हैं, मान लीजिए हमारे घर में हमारे जो पैसे हैं, पैसों का जो मुख्य करता है हमारे पिताजी हैं, तो क्या है, कोई भी पेमेंट आएगा तो कहाँ जाएगा, पापा के पास जाएगा, ठीक है ना। हमें पेमेंट लेना तो कहाँ जाएंगे, पापा के पास जाएंगे, पापा हमें इतने रुपए उधार दे दो, ये इतने रुपए हमें दे दो,
उधार पापा से तो मांगेंगे नहीं, पापा से दे देंगे पापा पैसे चाहिए, पापा ने हमें पैसे दे दिया, मतलब इतने रुपये आप पैसे दे दिए। हमारे पास कुछ आनंद आया तो पैसा उन्होंने पापा को ले जाकर दे दिया कि पापा ये पैसा हमने कमाया, ये पैसा आप लो। तो हम जो भी लेन देन करते हैं एक केंद्रीय यूनिट होती है ना, तो उसी प्रकार हमारे सभी बैंक हैं, उन सबकी भी केंद्रीय यूनिट होती है। इनके पास पैसा खत्म हो जाता है तो पैसा किससे लेंगे, वो पैसा आरबीआई से लेते हैं। कोई ट्रांजैक्शन करना हो उसकी निगरानी, उसका देखभाल सब करता है आरबीआई करता है। तो इन द लास्ट मैं ये कहूँगा, जो बैंकों की जो ट्रांजैक्शन होती है, बैंकों का जो लेन देन जिस बैंक से करते हैं वो आरबीआई है, तो बैंकों का बैंक है। वो क्या क्या करता है दोस्त, वहाँ बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पर लोन प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि पैसा लोन भी देता है और पैसा भी देता है। भाई ये नहीं कि मेरे शर्मा जी का बैंक है तो शर्मा जी ने कहा कि आरबीआई भाई हमें 10 लाख करोड़ चाहिए, आरबीआई ने कहा ठीक है ले जाओ, पर किस बदले, कभी तुम यार भाग जाओ, क्या भरोसा तुम्हारा, भाई पीएनबी तुम्हारा क्या भरोसा, क्या सिक्योरिटी है। तो पीएनबी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, पीएनबी ने इतना रुपया निवेश रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पीएनबी दे देगी आरबीआई को और आरबीआई उसके बदले उसे अपना पैसा दे देगी कि कल के दिन को अगर पीएनबी भाग गया पैसा लेकर तो आरबीआई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भेज देगी और उसके बहाने पैसा, उसके बदले पैसा ले लेगी। चलिए सर, अच्छा एक चीज़ और भी बोलते हैं ऐसे, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब सर क्या बोला आपने, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, सर मतलब समझाएंगे इसका। हाँ सर बिल्कुल समझाएंगे दोस्त। इसमें क्या होता है, भाई ऐसा हो सकता है कि बैंक ने, शर्मा जी ने पैसा मार्केट से उठा लिया हो, उधार लेना है ना शर्मा जी को, पर अब क्या भाई शर्मा जी के संबंध खराब हो गए मार्केट से। चलिए शर्मा जी छोड़ते हैं, बात करते हैं यस बैंक की। दोस्त जानते होंगे यस बैंक, राणा कपूर वाला, जो पीछे राणा जी पैसा लेके भाग गए, तो मैं उसी बैंक की बात कर रहा हूँ। अब राणा जी को पैसा चाहिए था, चूंकि राणा जी पर लोगों का विश्वास उठ गया कि ये राणा कपूर ऐसे व्यक्ति है जो पैसा लेके भाग जाता है तो हम पैसा जमा नहीं करेंगे, लोग पैसा लेने पहुंच गए। तो राणा जी अब कह रहे भाई मुझे मार्केट से पैसा लाना है, कैसे लाऊं, आखिर ये बताइए। मार्केट से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, तो वहाँ क्या हुआ, उस स्थिति में वो आरबीआई के पास पहुंचे। तो केवल लास्ट में एक आरबीआई है जो उन्हें पैसा दे सकता है, ठीक है। तो एक लास्ट ऑप्शन जो पैसे का है, उधार देने वाला जो लास्ट ऑप्शन है वो बैंक, वो आरबीआई है। चलिएगा, अगर कोई इंटर बैंक आपस में, जो बैंक में संबंध में कुछ गड़बड़ आ जाए, कोई ट्रांजैक्शन फंस जाए, कोई ट्रांजैक्शन गड़बड़ हो जाए, तो उसकी देखभाल कौन करता है, उसकी शिकायत कहाँ होगी, आरबीआई के पास जाकर होगी। तो इंटर बैंक डिस्प्यूट होने की स्थिति में वो कौन देखेगा, आरबीआई। एक चीज़ और भी दोस्त आप सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए मेरा खाता है पीएनबी बैंक में, ठीक है, और मुझे ट्रांजैक्शन करनी है, मैंने पेमेंट भेजा किसी को, मुझे एक फॉर्म की फीस जमा करनी है। मान लीजिए मुझे यूपीएससी का फॉर्म भरना है, 100 रुपये फीस है, ठीक है। मैंने मेरा उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, जो यूपीएससी ने उन्होंने सर्वर टाइप का रखा है एसबीआई से। चलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने ऑप्शन दिया आपके पास किसी भी बैंक का अगर कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, तो आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेरा पीएनबी का अकाउंट था तो मैंने पीएनबी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर दिया। अब क्या होगा, पीएनबी से पैसा जाएगा एसबीआई के अकाउंट में, तो क्या वो पैसा पहुंच रहा है, कहीं रास्ते में गड़बड़ तो नहीं हो रही, और वो गड़बड़ हुई तो कैसे उसका सेटलमेंट होगा, ठीक है दोस्त। अगर वो गड़बड़ हो गई तो कैसे उसका सेटलमेंट होगा, और कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपस में डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई विवाद ना हो जाए, और जो आपस में उनका पेमेंट हुआ है वो सब कौन देखेगा, आरबीआई। एक चीज़ और भी देखो यार, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कैसे पेमेंट सेटलमेंट होता है, बोर्ड पे समझते हैं। अच्छा चलिए बोर्ड पे समझिएगा यार इस बात को, बहुत काम की बात है यार, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस चीज़ से आपको, अगर ये बोर्ड समझ गए ना मेरी बातें वाली। चलिए दोस्त समझिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये
चलिए 100 रुपये तो कम रह जाए। मान लीजिए 1000 रुपये का चेक मैंने दिया, मान लीजिए 1000 रुपये का एक चेक है, मैं किसी ए नाम के व्यक्ति को देता हूँ, ठीक है। मैंने ए नाम के व्यक्ति को चेक दिया 1000 रुपये का, उस व्यक्ति ने वो चेक अपने खाते में लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में गया, मेरा बैंक है पीएनबी का, और ये मान लीजिए प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी का, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये क्या करा, इसने पैक अपने अकाउंट में लगाया एचडीएफसी में। अब होता क्या है, रूल क्या है कि भाई मैं 1000 रुपये दिया इसे और ये अपने बैंक में जमा करेगा तो 1000 रुपये इसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस क्या है कि एचडीएफसी ये चेक पहले, जो पहले चेक आएगा ये भेजेगा पीएनबी को, पीएनबी वहां से क्लैरिफाई करेगा, उसे क्लियर करेगा चेक को कि हाँ जी चेक सही है कि विभोर के खाते में 1000 रुपये पड़े हैं, तो अब और उसे वहां से क्लियर कर देगा और पेमेंट जमा हो जाएगा एचडीएफसी में। तो दोस्त केवल पीएनबी ने क्लियर तो करा यार, क्या 1000 रुपये एचडीएफसी को दिए? नहीं दिए ना, पैसा तो एचडीएफसी को दिया ही नहीं यार, पर एचडीएफसी अकाउंट में तो 1000 रुपये आ गए, तो यार गड़बड़ नहीं होगी मामला। पैसा जमा हुआ नहीं और अकाउंट में पैसा आ गया, पैसा आखिर आया कहाँ से? बैंक के पास तो पैसा नहीं है ना। अगर बैंक सबको बैलेंस शीट बनाने बैठे अपनी, क्या जितना कैश जमा हुआ और इतना नहीं आया, तो देखिएगा ये तो गड़बड़ है भाई, अकाउंट में पैसा ज्यादा कहाँ से आया? तो इसके लिए आरबीआई एक काम करता है, यही हमें समझने वाली बात है दोस्त। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको सिस्टम। आरबीआई क्या करता है कि भाई एचडीएफसी सुनो, आपने पीएनबी को भेजा, विभो ने 1000 रुपये का चेक दिया एचडीएफसी को, तो एचडीएफसी आरबीआई कहती है एचडीएफसी से, लो भाई आरबीआई वो सॉरी एचडीएफसी, मैं तुम्हें वो 1000 रुपये मैं देती हूँ, वो 1000 रुपये तुम्हें मैं देती हूँ, फिलहाल अब तुम इसके खाते में जमा कर दो। ठीक है सर, एचडीएफसी कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 रुपये दे दो हम जमा कर देंगे। अब क्या होगा, अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। जब ये पैसा, जब अगर एचडीएफसी का जब कोई चेक, मान लीजिए एचडीएफसी का ए ने कोई चेक काटा, ए व्यक्ति ने चेक काटा पीएनबी के नाम से, जब ये चेक जाएगा पीएनबी में, तो जो 1000 रुपये का अमाउंट है ना, जो 1000 रुपये का अमाउंट है ये पीएनबी रख लेगा, ये पीएनबी रख लेगा अपने सिस्टम में। और जो आरबीआई ने पैसा दिया था, जो आरबीआई ने पैसा दिया था, वो आरबीआई पैसा ऑटोमेटिक अपना वापस ले लेगा, ठीक है, वो पैसा ऑटोमेटिक आरबीआई अपना वापस ले लेगा। और पीएनबी ने जो पेमेंट दिया था वो इधर सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं दोस्त, थोड़ा जटिल है, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। होता क्या है, जब हम कोई ट्रांजैक्शन किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो चेक के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होता है उस सिस्टम में कि पेमेंट बैंक में कैश जमा नहीं हुआ ना, जो बैंक के पास गया, तो बैंक कैसे मान ले कि पेमेंट आ गया। तो उस स्थिति में आरबीआई क्या करता है कि भाई दूसरे बैंक, तुम सुनो, विभो ने ट्रांजैक्शन तो कर दिया ना तुम्हारे बैंक में, वो पैसा नहीं आया अभी, वो पैसा तो पीएनबी के खाते में रखा है ना। खाते का मतलब मैंने आपको सिस्टम बताया था ना दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, कि वो कैसे घुमाता है बैंक एक ही अमाउंट को। वही ट्रांजैक्शन कि वो जो मेन अमाउंट है, मूल अमाउंट जो है ना, पैसा जो, वो तो अभी तक पीएनबी के उसमें रखा है ना, वो तुम्हारे पास नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा तुम लो। आरबीआई कहता है कि लो भाई बैंक नंबर 2, वो पैसा तुम ले लो उनसे। जिस दिन तुम्हारा इतना अमाउंट पहले बैंक में जाएगा तो वो अमाउंट वहाँ सेटल हो जाएगा ऑटोमेटिक, हम उतना ट्रांजेक्शन उधर को दे देंगे। या फिर आज आरबीआई ने इधर दिया पेमेंट, आज आरबीआई ने पेमेंट बैंक नंबर 2 को दे दिया। अब क्या करेंगे आरबीआई, जब बैंक नंबर 2 का पेमेंट बैंक नंबर 1 में जाएगा तो आरबीआई वहाँ से पेमेंट उठाएगी और इधर दे देगी और दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। दोस्त प्रक्रिया ऑटोमेटिक है,
हमें इतना अंदर नहीं घुसना, केवल जानना है कि प्रक्रिया होती कैसे है। ठीक है, चेक क्लियरेंस का सिस्टम क्या है, पेमेंट आरबीआई इस चीज को देखता है। और ये सब मुद्दा, वरना ये होता ना, बैंक क्या कहता भाई एचडीएफसी क्या कहता है इससे, पीएनबी से, भाई पीएनबी चेक तो पहुंच गया, या चेक रखो, मुझे 1000 रुपये दो अपने। तो बार बार वो कैश कैसे देता उसे, बार बार ये समस्या रोज की होती ना, तो बार बार रोज ये समस्या ना हो, तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या किया कि भाई मैं सिस्टम ऐसा कर देती हूँ कि पेमेंट ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन होगा तो आपके यहाँ से पेमेंट दूसरे बैंक में पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपस में विवाद ना हो, इस स्थिति को देखने के लिए इंटर बैंक पेमेंट के लिए वर्क करता है आरबीआई। उम्मीद करता हूँ दोस्त बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो दोस्त क्या करना है, वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना है कि सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, आप कृपया ये वाली बात दोबारा बताइए, ताकि मैं आपको एक बार फिर ये वाली बात आपको क्लियर कर सकूं। तो समझ में आ जाएगी, तो काम बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको लोन पर चल गया ना कि लोन कैसे बांटता है बैंक, क्या सिस्टम है सेकेंडरी डिपॉजिट्स का, ऐसे ही अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आप लिख सकते हैं इसके बारे में, इंटर बैंक पेमेंट के बारे में। चलिए दोस्त, तो हमारा हो गया, फिलहाल हमने 2 पढ़े अभी, सरकार का बैंक और बैंकों का बैंक। चलिए थर्ड है विभिन्न रिपोर्टों का जारीकर्ता। सभी बताएंगे क्या है। बिल्कुल दोस्त, आरबीआई क्या करता है दोस्त, विभिन्न आंकड़े जारी करता है, विभिन्न रिपोर्ट जारी करता है, विभिन्न आंकड़े। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आंकड़े हैं जो हर महीने जारी करता है, जैसे कि सर बताएं, एफडीआई की रिपोर्ट, एफपीआई की रिपोर्ट, बीओपी की रिपोर्ट, एक्सचेंज रेट की रिपोर्ट, यानी कि मैं कह लूँ हर मंथली आंकड़े जारी करता है। सर आपने बताया एफडीआई, ये सर आपने पढ़ा दिया था। दोस्तों पहली बार देख रहे हैं इसलिए मैं कहता हूँ एक बार अगर क्लासेस आप शुरू से देख लेंगे, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पर, देख लेंगे यार एक बार, तो ज़्यादा आसानी रहेगी, समझ जाएंगे। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट पहली क्लास में ही बताया था, क्या है ये, या सर सेकंड क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में बताया था दोस्तों इसके बारे में। एफपीआई क्या है दोस्त, पूरे डिटेल बताऊंगा अभी बाद में, अभी सुन लीजिए फिलहाल। एफपीआई है ना, हाँ चलिएगा। इससे ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्ट, ये फॉरेन प्रोडक्ट इन्वेस्ट हो गया। चलिए, और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक लिखवाया था यार मैंने, बहुत काम का टॉपिक है यार, हर बार 4 6 से 7 क्वेश्चन देके आता है ये भी, शायद इस बार 8 क्वेश्चन थे। अगला एक्सचेंज रेट, इनकी रिपोर्ट है तो आरबीआई जारी करता है हर महीने। अच्छा सर कुछ और भी एक जारी करता है एफएसआर रिपोर्ट। एफएसआर क्या है सर, फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, राजकोषीय स्थिरता रिपोर्ट। चलिए सर, ये कब जारी करता है दोस्त, ये साल में 2 बार जारी करता है, एक जून के माह में और एक दिसंबर के माह में। जून वाली अभी आई नहीं है, जैसी आएगी स्पेशल क्लास लेके आपको बता दूंगा मैं, वो रिपोर्ट अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो एफएसआर फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सर क्यों जारी करता है, अभी डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज कहानी है, क्या हुआ था आखिर, कब से जारी करनी शुरू करी। चलिएगा फिलहाल अभी नॉर्मल जान लेते हैं। अगला है मुद्रा को जारी करना। दोस्त आपको पता है आरबीआई पैसा छापता है, ठीक है ना, देश में जो पैसे छापती है वो एक ही संस्था है, वो है हमारी आरबीआई। और एक बात और याद रखना दोस्त, जो 1 रुपये का सिक्का है या 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये की जो मुद्रा है वो आरबीआई नहीं छापती, वो हमारा वित्त मंत्रालय छापता है। उस पर देखना वित्त मंत्री के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पर, जबकि हमारे जो बाकी होते हैं ना, हाँ ये वाले, सॉरी जैसे में काली के मैंने, जो नोट होते हैं बाकी 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का, वो सब छापता भी आरबीआई, जारी करता भी आरबीआई है। हाँ 1 रुपये का सिक्का और नोट वो जारी करता आरबीआई है। ठीक है दोस्त, चलिए नियामक एवं निरीक्षक, जितने भी बैंक हैं उनके लिए नियम बनाना,
कहीं बैंक तुम भाग तो नहीं रहे हो, तुम यार महंगा लोन तो नहीं दे रहे हो, कहीं तुमने कुछ और गड़बड़ तो नहीं कर ली, घोटाले तो नहीं कर लिए। तो उनका निरीक्षण करना, बैंकों पर शिकंजा कसना, ये कार्य है आरबीआई का, नियामक का कार्य करता है। चलिए सर अगला, साख पर नियंत्रण। ये क्या है सर? क्रेडिट कंट्रोल बनाए रखता है आरबीआई। क्या करता है? साख है क्रेडिट, अपने क्रेडिट पे कंट्रोल। साख गड़बड़ ना हो जाए भारत सरकार की, साख है ना भाई, साख क्या है? भारत सरकार ने कहा ये क्या है क्रेडिट, कि यार मेरी इतनी साख है, साख मेरी गड़बड़ ना हो जाए, कि मेरी इतनी साख है कि मुझे कोई भी मार्केट में मैं जाऊंगा तो मुझे उधार माल मिल जाएगा। तो एक अपनी क्रेडिट वैल्यू है, तो क्रेडिट पे कंट्रोल रखता है। कैसे? दो प्रकार से रखता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। चमक नहीं रहा होगा यार आपको, मात्रा मैं बता रहा हूं फिर भी कैसे करता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से करता है। और मंदी पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, जीडीपी पर ध्यान रखता है, महंगाई होगी तो ब्याज दर बढ़ा देगा। सब एक चीज पढ़ेंगे अभी आराम से जब टॉपिक पढ़ेंगे इसका। चलिए इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज रह गई, विनिमय दर, यही एक्सचेंज रेट को देखता है, क्या एक्सचेंज रेट चल रही है हमारी, उस पर ध्यान देता है। अगला, विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण। सर विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? दोस्त आपने सुना होगा फोरेक्स, ये है हमारा फोरेक्स। सर क्या है फोरेक्स, थोड़ा सा बता दीजिए आप। तो दोस्त फोरेक्स कुछ नहीं है, फोरेक्स ये चीज है कि हमारे देश से बाहर जो भी मुद्रा आती है वो भी डॉलर में आएगी, नॉर्मल सी बात है, येन में आएगी, या फिर यूरो में आएगी, जापानी येन, यूरोप का यूरो, अमेरिका का डॉलर और रुपया अपना, ठीक है ना। तो विभिन्न मुद्राओं में आएगी ना, तो वे विभिन्न मुद्राएं आरबीआई अपने पास स्टॉक करके रखता है। जितना ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होगा, हमारी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण रखता है, उसकी देखभाल करता है, वो कम ना हो जाए। कैसे लेता है आरबीआई? आरबीआई बैंकों से विदेश ऋण वो लेता है, ऋण कह रहा हूँ सॉरी, बैंकों पर जो भी आया ना पैसा, फॉरेक्स आया, वो आरबीआई ले लेता है। या कैसे करता है? बाहर से जो भी पैसा आता है, भाई कोई व्यक्ति बाहर से आया तो आरबीआई के पास गया, भाई आरबीआई इंडिया में तो डॉलर चलेगा नहीं, इंडिया में तो काम करने का आपको रुपये चाहिए, तो आरबीआई के पास जाएगा कि भाई आरबीआई यार ये मेरा पैसा रख लो, तुम डॉलर रख लो, मुझे रुपये दे दो। तो उस प्रकार आरबीआई अपना मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, ठीक है दोस्त। चलेगा तो उन्हें संभाल, उसका नियंत्रण करना, उसको संभालना है। ये हमारे मोटे मोटे कार्य हो गए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे दोस्त। अब एक छोटा सा ओवरव्यू की प्री की क्लास है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वरना आप बोर हो जाओगे यार। थोड़ा एक बार दोबारा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कैसे कैसे, एक मिनट। जल्दी से दोस्त एक बार मैं समरी कर रहा हूँ, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। पहला आरबीआई कार्य, सरकार का बैंक, ठीक है। सरकार का बैंक कैसे? सरकार का अभिकर्ता और सरकार का एडवाइजर। चलिए अच्छी बात है। और क्या करता है? सरकार को ऋण देता है, सरकार के बिहाफ पर लोन देता है, ग्रांट लेता है, ग्रांट देता है। सरकार के लिए सार्वजनिक उधारियां लेता है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए। जबकि केवल केंद्र सरकार के लिए, मैं केवल केंद्र की बात कर रहा हूं, राजकोषीय बिल या टी बिल जारी करता है। सर कौन से बिल? टी बिल जारी करता है दोस्त, ठीक है, टी बिल जारी करता है। चलिएगा सर, नेक्स्ट है बैंकों का बैंक। बैंकों के बैंक का कार्य करता है, कैसे करता है सर? बैंकों को लोन प्रोवाइड करवाता है, बैंकों को पैसा उपलब्ध करवाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पर। चलिएगा, और क्या करता है सर? इंटर बैंक पेमेंट, ये वाला सिस्टम जो है, नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख देना यार, दोबारा बता दूंगा। उसकी देखभाल करता है। नेक्स्ट सर, विभिन्न रिपोर्टों का जारी करता है, विभिन्न आंकड़ों का संग्रहण करता है, विभिन्न आंकड़े जारी करता है। कौन कौन से सर? एफडीआई, एफपीआई, बीओपी,
एक्सचेंज रेट हर मंथ जारी करता है, और FSR फिजिकल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हर 6 महीने में जारी करता है। कौन कौन से में? जून में और दिसंबर में। क्या है इसकी कहानी? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए अगला है मुद्रा को जारी करता है। 1 रुपए के नोट को और सिक्के को छोड़कर सभी करेंसी RBI जारी करता है, छापता है, मतलब प्रिंट भी करता है और जारी भी करता है। जबकि 1 रुपए के नोट को RBI जारी ही करता है, केवल छापता नहीं है। चलिए नियामक, बैंकों का नियामक है और उनका निरीक्षक है, उनके लिए अलग अलग नियम बनाता है और कार्य करता है, उनका निरीक्षण करता है, साख पर नियंत्रण करता है। कैसे? मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से। पढ़ेंगे अलग अलग करके, क्या मात्रात्मक रूप है, कौन सा गुणात्मक रूप है। ठीक है दोस्त, क्या क्वालिटिव है, क्या क्वांटिटिव है, एक चीज आपके संग पढ़ेंगे आराम से। अगला है विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण या उनको संभालना। यार एक्सचेंज रेट बहुत हाई ना चली जाए, मतलब सर ऐसा ना हो जाए दोस्त, मैं थोड़ा धरी आता हूँ यार, ऐसा ना हो जाए कि यार डॉलर का रुपये बढ़ते चले जाए और हमारा रुपये डूबता चला जाए। कि आज एक डॉलर मिल रहा है 60 रुपए का या 70 रुपए का, कि कल को वही डॉलर के दाम 100 रुपए ना हो जाए। तो यार यह 200 ना हो जाए, 500 ना हो जाए, यार ऐसा ना हो जाए। तो विनिमय दर को संभाल के रखता है, ठीक है ना, कि डॉलर 500 रुपए का ना हो जाए। इसकी देखभाल कौन करेगा? RBI करता है। चलिए कुछ और भी करता है, बिल्कुल विदेशी मुद्रा भंडार को भी संभाल कर रखता है। मैंने बताया था आपको भी कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जितना अधिक स्ट्रांग होगा उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग मानी जाएगी। ठीक है दोस्त, फॉरेक्स पर नियंत्रण रखता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो RBI के कार्य और RBI के प्रस्तावना हमें समझ में आ गई होगी, याद हो गई होगी। दोस्त एक बार या 2 बार वीडियो को देखना। उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स बना के रखना, काम आएंगे यार, लिखित नोट्स ही काम आते हैं अपने, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जो बताया है आप सब समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो को यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्यार से यार कमेंट भी कीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम इसी प्रकार के आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्त, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए यार। ठीक है दोस्त, चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। क्या क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसमें, मैं आपको बता दूँ, एक तो आपको पढ़ाऊँगा मैं मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क जो था क्या चीज़ है, और ये वाला साख मात्रात्मक गुणात्मक क्या क्या ये चीज़ें हैं। इसमें लेक्चर हमारे 2 से 3 लेक्चर लगेंगे तो इसी चीज़ को समझने में। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट क्या है आपका रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, SLR, इस तरह की चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्त, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सब्सक्राइब करना है चैनल को, प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ दीजिए आज्ञा, खूब पढ़िए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।